पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान विषय के समय और गति अध्याय पर आधारित 5 अंकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। ये प्रश्न इसी भारतीय मानक संस्थान के आधार पर महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये अवधारणाओं की गहरी समझ और अनुप्रयोग पर केंद्रित हैं। समय और गति, टाइम एंड मोशन। 1 प्रश्न, समय और गति क्या है? दैनिक जीवन से उदाहरण देते हुए इनके महत्व को स्पष्ट करें। उत्तर, समय वह भौतिक राशि है जो घटनाओं के क्रम और उनके बीच के अंतराल को मापती है। इसकी मानक इकाई सेकंड है। गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। गति को चाल और वेग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दैनिक जीवन में समय और गति का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए, स्कूल जाने के लिए सही समय पर निकलना और रास्ते में गति बनाए रखना आवश्यक है ताकि समय पर पहुंचा जा सके। खाना बनाने में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निश्चित समय की आवश्यकता होती है और सामग्री को मिलाने या चलाने की गति परिणाम को प्रभावित करती है। खेलों में खिलाड़ियों की गति और प्रतिक्रिया का समय उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज की गति और उनके आगमन प्रस्थान का समय हमारी यात्राओं की योजना बनाने में मदद करता है। 2 प्रश्न, विराम अवस्था और गतिमान अवस्था को उदाहरण सहित परिभाषित करें। क्या कोई वस्तु एक ही समय में विराम अवस्था और गतिमान अवस्था में हो सकती है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। उत्तर, जब कोई वस्तु अपने आसपास की स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक मेज पर रखी हुई पुस्तक विराम अवस्था में है क्योंकि मेज और कमरे की अन्य स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। जब कोई वस्तु अपने आसपास की स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गतिमान अवस्था में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर चलती हुई कार गतिमान अवस्था में है क्योंकि सड़क के किनारे खड़े पेड़ और इमारतों के सापेक्ष उसकी स्थिति लगातार बदल रही है। हाँ, कोई वस्तु एक ही समय में विराम अवस्था और गतिमान अवस्था में हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस संदर्भ में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सहयात्रियों के सापेक्ष विराम अवस्था में है क्योंकि उनके बीच की दूरी नहीं बदल रही है, लेकिन वही व्यक्ति ट्रेन के बाहर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष गतिमान अवस्था में है क्योंकि ट्रेन और उसके साथ वो भी अपनी स्थिति बदल रहा है। सरल रैखिक गति, सिंपल लीनियर मोशन। 3 प्रश्न, सरल रैखिक गति से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए और इस प्रकार की गति में तय की गई दूरी और विस्थापन के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रैखिक गति कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ऊपर से सीधी नीचे गिरती हुई गेंद, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए। सरल रैखिक गति में तय की गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे रास्ते की लंबाई होती है। यह एक अदिश राशि है जिसका केवल परिमाण होता है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है और इसकी एक निश्चित दिशा होती है। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सरल रैखिक गति में यदि वस्तु अपनी दिशा नहीं बदलती है तो तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा भी निर्दिष्ट होती है। यदि वस्तु अपनी दिशा बदलती है तो तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण से अधिक हो सकती है। वृत्ताकार मार्ग से गति, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। 4 प्रश्न, वृत्ताकार गति क्या है? क्या वृत्ताकार गति में किसी वस्तु की चाल और वेग स्थिर रह सकते हैं? अपने उत्तर का कारण स्पष्ट करें। उत्तर, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या एक डोरी से बंधे पत्थर को घुमाना। वृत्ताकार गति में किसी वस्तु की चाल स्थिर रह सकती है लेकिन वेग हमेशा बदलता रहता है। चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है और यदि वस्तु समान समय में वृत्त के चारों ओर समान दूरी तय करती है तो चाल स्थिर रहती है। हालांकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण, चाल और दिशा दोनों होते हैं। वृत्ताकार गति में वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है क्योंकि गति पथ वक्राकार होता है। दिशा में परिवर्तन के कारण वस्तु का वेग लगातार बदलता रहता है, भले ही उसकी चाल स्थिर हो। 5 प्रश्न, एक धावक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन कितना होगा? PI = 22/7 लें।
उत्तर, वृत्त की त्रिज्या r इक्वल्स 14 मीटर, एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल्स 40 सेकेंड, कुल समय इक्वल्स 2 मिनट 20 सेकेंड इक्वल्स 2 गुणा 60 जोड़ 20 इक्वल्स 140 सेकेंड। एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि इक्वल्स 2 पाई r इक्वल्स 2 टाइम्स फ्रैक्ट 22/7 टाइम्स 14 इक्वल्स 88 मीटर। 140 सेकंड में चक्रों की संख्या इक्वल्स फ्रेकॉन 140 40 इक्वल्स 3.5 चक्कर। अतः 140 सेकंड में तय की गई कुल दूरी इक्वल्स 3.5 टाइम्स 88 इक्वल्स 308 मीटर। विस्थापन 3 पूरे चक्करों के बाद धावक अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएगा, इसलिए इन चक्करों में विस्थापन शून्य होगा। आधे चक्कर के बाद धावक प्रारंभिक स्थिति के ठीक विपरीत बिंदु पर होगा, इसलिए विस्थापन वृत्त के व्यास के बराबर होगा, जो 2r इक्वल्स 2 टाइम्स 14 इक्वल्स 28 मीटर होगा। विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगी। घूर्णन गति रोटेशनल मोशन। 6 प्रश्न, घूर्णन गति को परिभाषित करें और इसके 3 व्यावहारिक उदाहरण दीजिए। सरल रैखिक गति और घूर्णन गति के बीच 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। उत्तर, जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। इस गति में वस्तु के सभी कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिनका केंद्र उस घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। घूर्णन गति के 3 व्यावहारिक उदाहरण हैं। अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। एक पंखे का घूमना, एक कुम्हार का चाक घूमना। सरल रैखिक गति और घूर्णन गति के बीच 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। पथ, सरल रैखिक गति में वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है। अक्ष, सरल रैखिक गति में कोई निश्चित अक्ष नहीं होती है, जबकि घूर्णन गति एक निश्चित अक्ष के चारों ओर होती है। घूर्णन एवं सरल रैखिक गति का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड सिंपल लिनियर मोशन। 7 प्रश्न, ऐसी 2 स्थितियों का वर्णन करें जहां घूर्णन और सरल रैखिक गति दोनों एक साथ होती हैं। प्रत्येक स्थिति में इन गतियों के घटकों की व्याख्या करें। उत्तर, 2 स्थितियां जहां घूर्णन और सरल रैखिक गति दोनों एक साथ होती हैं। साइकिल का चलना, जब एक साइकिल चलती है तो उसके पहिए अपनी धुरी के चारों ओर घूमते हैं। घूर्णन गति और साइकिल एक सीधी या वक्र रेखा में आगे बढ़ती है। सरल रैखिक गति, यहाँ पहियों का घूर्णन साइकिल को आगे बढ़ने में मदद करता है। लुढ़कता हुआ पहिया, जब कोई पहिया जैसे कार का पहिया सड़क पर लुढ़कता है तो ये अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। घूर्णन गति और साथ ही सड़क पर आगे भी बढ़ता है। सरल रैखिक गति, पहिए के केंद्र की गति सरल रैखिक होती है, जबकि पहिए का प्रत्येक बिंदु घूर्णन गति करता है। वक्र मार्ग से गति, मोशन इन अ कर्व्ड पाथ। 8 प्रश्न, वक्र मार्ग से गति क्या है? दैनिक जीवन से इसके 2 उदाहरण दीजिए। क्या वक्र मार्ग से गति में चाल और वेग दोनों परिवर्तित हो सकते हैं? स्पष्ट करें। उत्तर, जब कोई वस्तु एक वक्र टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गति करती है तो उसकी गति को वक्र मार्ग से गति कहते हैं। दैनिक जीवन से इसके 2 उदाहरण हैं। किसी घुमावदार सड़क पर चलती हुई कार, आकाश में उड़ती हुई पतंग। हाँ, वक्र मार्ग से गति में चाल और वेग दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। यदि वस्तु की गति की दर बदलती है तो चाल परिवर्तित होती है। चूंकि वक्र मार्ग में गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए वेग, जिसमें दिशा भी शामिल है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, भले ही चाल स्थिर रहे। यदि वस्तु की गति की दर भी बदलती है तो चाल और वेग दोनों परिवर्तित होंगे। चाल, स्पीड। 9 प्रश्न, चाल को परिभाषित करें। इसकी मानक इकाई क्या है? औसत चाल और तात्क्षणिक चाल में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल का सूत्र है, चाल की मानक इकाई मीटर प्रति सेकंड है। औसत चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो उसकी औसत चाल फ्रेकॉन 100 टेक्स्ट के m2 टेक्स्ट इक्वल्स 50 टेक्स्ट होगी। तात्क्षणिक चाल, किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यह वो चाल है जो वाहन के स्पीडोमीटर द्वारा दिखाई जाती है। उदाहरण, कार चलाते समय स्पीडोमीटर पर किसी विशेष समय पर जो रीडिंग दिखाई देती है वो उस क्षण की तात्क्षणिक चाल होती है। वेग, वेलोसिटी। 10 प्रश्न, वेग को परिभाषित करें। ये चाल से किस प्रकार भिन्न है? वेग की मानक इकाई क्या है? एक समान वेग और परिवर्ती वेग में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं। यह एक सदिश राशि है
जिसमें परिमाण, चाल और दिशा दोनों होते हैं। वेग का सूत्र है, चाल केवल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करती है और इसमें कोई दिशा नहीं होती है, जबकि वेग वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है और इसमें एक निश्चित दिशा होती है। इसलिए यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदलती है तो उसका वेग बदल जाएगा, भले ही उसकी चाल स्थिर रहे। वेग की मानक इकाई मीटर प्रति सेकंड है। एक समान वेग, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग एक समान कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार एक सीधी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से चल रही है। परिवर्ती वेग, यदि किसी गतिमान वस्तु का परिमाण, चाल या दिशा या दोनों बदलते हैं तो उसका वेग परिवर्ती कहलाता है। उदाहरण के लिए, वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का वेग लगातार बदलता रहता है क्योंकि उसकी दिशा हर बिंदु पर बदलती है। त्वरण, एक्सेलरेशन। 11 प्रश्न, त्वरण को परिभाषित करें। इसकी मानक इकाई क्या है? धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, मंदता और शून्य त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। त्वरण का सूत्र है, त्वरण की मानक इकाई मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। धनात्मक त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। उदाहरण, जब कोई कार चलना शुरू करती है और उसका वेग बढ़ता जाता है। ऋणात्मक त्वरण, मंदता, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। इसे मंदता या अवमंदन भी कहते हैं। उदाहरण, ब्रेक लगाने पर चलती हुई कार का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। शून्य त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ नहीं बदलता है, यानी वस्तु स्थिर वेग से गति कर रही है, तो त्वरण शून्य होता है। उदाहरण, एक सीधी सड़क पर स्थिर वेग से चलती हुई कार। 12 प्रश्न, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि ये कार अगले 3 सेकंड तक समान वेग से चलती है तो इस अवधि में इसका त्वरण कितना होगा? उत्तर, पहली स्थिति, प्रारंभिक वेग u = 0 मीटर्स पर सेकंड विरामावस्था से अंतिम वेग v = 20 मीटर्स पर सेकंड समय t = 5 सेकंड त्वरण a = v - u = 20 05 = 20 5 = 4 टेक्स्ट वर्ग। दूसरी स्थिति, प्रारंभिक वेग u = 20 मीटर्स पर सेकंड समान वेग से चल रही है। अंतिम वेग v = 20 मीटर्स पर सेकंड समय t = 3 सेकंड त्वरण a = v - u t = 20 20 3 = 0 3 = 0 टेक्स्ट वर्ग। अतः पहली स्थिति में कार का त्वरण 4 टेक्स्ट वर्ग है और दूसरी स्थिति में त्वरण 0 टेक्स्ट वर्ग है। बल संबंधी विचार, आइडियाज रिलेटेड टू फोर्स। 13 प्रश्न, बल क्या है? इसके 2 प्रमुख प्रभाव बताइए। बल की मानक इकाई क्या है? संतुलित और असंतुलित बलों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकता है। बल के 2 प्रमुख प्रभाव हैं। यह किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है या गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। यह किसी गतिमान वस्तु की चाल या दिशा को बदल सकता है। यह किसी वस्तु के आकार या आकृति को बदल सकता है। बल की मानक इकाई न्यूटन N है। संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं लाते हैं। उदाहरण, एक मेज पर रखी हुई पुस्तक पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और मेज द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल संतुलित होते हैं। असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण, चलती हुई गेंद को रोकने के लिए लगाया गया बल असंतुलित बल होता है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 14 प्रश्न, न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है? दैनिक जीवन से 2 उदाहरण देकर इस नियम को स्पष्ट करें। इस नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है? उत्तर, न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। दैनिक जीवन से 2 उदाहरण। अचानक ब्रेक लगाने पर चलती हुई बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रेक लगने से बस तो रुक जाती है, लेकिन यात्रियों का शरीर जड़त्व के कारण अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है।
जब एक स्थिर गेंद को पैर से मारा जाता है तो वह गतिमान हो जाती है। गेंद अपनी विराम अवस्था में रहना चाहती थी, लेकिन बल लगाने के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन आया। इस नियम को जड़त्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वस्तु के उस अंतर्निहित गुण जड़त्व को दर्शाता है जिसके कारण वह अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। 15 प्रश्न, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? इस नियम का गणितीय रूप लिखिए और प्रत्येक पद का अर्थ बताइए। यह नियम बल और त्वरण के बीच क्या संबंध स्थापित करता है? उत्तर, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। इस नियम का गणितीय रूप है जहां F वस्तु पर लगाया गया परिणामी बल है, M वस्तु का द्रव्यमान है, A वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। यह नियम स्थापित करता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जितना अधिक होगा उसमें उत्पन्न त्वरण भी उतना ही अधिक होगा यदि द्रव्यमान स्थिर हो। साथ ही यदि समान बल दो अलग अलग द्रव्यमानों पर लगाया जाता है तो कम द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। 16 प्रश्न, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है? उदाहरण सहित इस नियम की व्याख्या करें। क्या क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं? अपने उत्तर का कारण दीजिए। उत्तर, न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। उदाहरण, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर जमीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन हमारे पैरों पर आगे की ओर बराबर बल लगाती है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल कभी भी एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं। क्रिया बल एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है, जबकि प्रतिक्रिया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया जाता है। यदि वे एक ही वस्तु पर कार्य करते तो वे हमेशा एक दूसरे को निरस्त कर देते और कोई गति संभव नहीं होती। बल का परिमाप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। 17 प्रश्न, बल के परिमाप को कैसे मापा जाता है? एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि किसी वस्तु के त्वरण पर बल और द्रव्यमान दोनों का प्रभाव पड़ता है। उत्तर, बल के परिमाप को न्यूटन N में मापा जाता है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करता है। इसे 1N = 1 किलोग्राम CDOT के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कि 1-2 किलोग्राम की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम F = ma के अनुसार वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। अब यदि उसी 10 न्यूटन के बल को एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि समान बल लगाने पर भी अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में कम त्वरण उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि किसी वस्तु के त्वरण पर बल और द्रव्यमान दोनों का प्रभाव पड़ता है। बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है जबकि द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 18 प्रश्न, घर्षण बल क्या है? यह कब उत्पन्न होता है? घर्षण बल के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। उत्तर, घर्षण बल वो बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और एक दूसरे पर फिसलने या लुढ़कने की कोशिश करते हैं। घर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और उनमें सापेक्ष गति होती है या होने की प्रवृत्ति होती है। यह सतहों की खुरदरापन और उनके बीच के अंतराणुक बलों के कारण होता है। घर्षण बल के 2 लाभ, यह हमें चलने में मदद करता है। जमीन और हमारे पैरों के बीच घर्षण ही हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक पकड़ प्रदान करता है। ये वाहनों को सड़क पर फिसलने से रोकता है जिससे सुरक्षित ड्राइविंग संभव होती है। घर्षण बल की 2 हानियां, यह मशीनों के चलने वाले भागों के बीच टूट फूट का कारण बनता है जिससे उनकी दक्षता कम हो जाती है और उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ती है। यह गति का विरोध करता है जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है, जैसे इंजन में ईंधन की अधिक खपत। शक्ति और कार्य, पावर एंड वर्क। 19 प्रश्न, कार्य को परिभाषित करें। कार्य करने के लिए किन 2 कारकों की आवश्यकता होती है? कार्य की मानक इकाई क्या है? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, कार्य तब किया हुआ माना जाता है जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और उस बल के कारण वस्तु में विस्थापन होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य करने के लिए 2 कारकों की आवश्यकता होती है। वस्तु पर लगाया गया बल F,
बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। डी, कार्य की मानक इकाई जूल है। एक जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को अपनी दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित करता है। 1J = 1 NCDOTM। धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। उदाहरण, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उदाहरण, ब्रेक लगाने पर गतिमान कार पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य विस्थापन आगे की ओर है जबकि घर्षण बल पीछे की ओर है। शून्य कार्य शून्य होता है यदि वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। F = 0। वस्तु का कोई विस्थापन नहीं होता है। D = 0। उदाहरण, एक दीवार को धक्का देना, कोई विस्थापन नहीं। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। θ = 90 carat circ cos 90 carat circ = 0। उदाहरण, एक कुली द्वारा अपने सिर पर एक भार उठाकर एक समतल सतह पर चलना, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है जबकि विस्थापन क्षैतिज दिशा में है। 20 प्रश्न, शक्ति को परिभाषित करें। इसकी मानक इकाई क्या है? शक्ति और कार्य के बीच क्या संबंध है? एक मशीन 10 सेकंड में 1000 जूल कार्य करती है। मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। उत्तर, शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। शक्ति की मानक इकाई वॉट है। 1 वॉट शक्ति तब होती है जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है। 1W = 1 JS। शक्ति और कार्य के बीच संबंध है। दिए गए प्रश्न में मशीन द्वारा किया गया कार्य W = 1000 जूल कार्य करने में लगा समय T = 10 सेकंड। अतः मशीन की शक्ति P = frac 1000 J10S = 100 watt। मशीन की शक्ति 100 वॉट है। 21 प्रश्न, ऊर्जा क्या है? कार्य और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है? ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। उत्तर, ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसकी मानक इकाई जूल है जो कार्य की इकाई के समान है। कार्य और ऊर्जा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। किसी वस्तु पर कार्य करके उसकी ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है या ऊर्जा का उपयोग करके कार्य किया जा सकता है। कार्य ऊर्जा के हस्तांतरण का एक रूप है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं: यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। 22 प्रश्न, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। क्या किसी वस्तु में एक ही समय में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो सकती हैं? उत्तर, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। उदाहरण, चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, किसी ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। खींची हुई धनुष की डोरी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ, किसी वस्तु में एक ही समय में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक गेंद को ऊपर हवा में फेंका जाता है तो उसमें गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है और ऊंचाई पर होने के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी होती है। जैसे जैसे गेंद ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है कुछ क्षण के लिए और केवल स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नीचे आते समय यह प्रक्रिया उलट जाती है। 23 प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? एक उदाहरण देकर इस नियम की व्याख्या करें। क्या ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है? उत्तर, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी विलगित प्रणाली आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। उदाहरण, एक पेंडुलम की गति में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। जब पेंडुलम अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो उसकी सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब यह वापस मध्य स्थिति की ओर आता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। हवा के प्रतिरोध और घर्षण को नगण्य मानते हुए पेंडुलम की कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा हर समय स्थिर रहती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, हालांकि यह विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है। 24 प्रश्न, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर 2 बिंदु लिखिए। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में पुनः भरा जा सकता है। ये स्रोत समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, हवा, जल विद्युत ऊर्जा, पानी का प्रवाह, बायोमास, जैविक पदार्थ। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें आसानी से पुनः नहीं भरा जा सकता है। ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम जैसे खनिजों से। ऊर्जा संरक्षण का महत्व यह प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करता है, खासकर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से कम किया जा सकता है। 25 प्रश्न, एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी एक कार में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जब यह कार नीचे लुढ़कना शुरू करती है तो इस ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी एक कार में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है और गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में है। इस स्थितिज ऊर्जा का मान कार के द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। PE = mgh। जब यह कार नीचे लुढ़कना शुरू करती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। जैसे जैसे कार नीचे आती है उसकी ऊंचाई कम होती जाती है, जिससे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। साथ ही कार की गति बढ़ती जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा KE = mv वर्ग बढ़ती जाती है। ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया इस प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण बल कार पर कार्य करता है, जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और वो नीचे की ओर गति करती है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। यदि घर्षण और वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो पहाड़ी के नीचे पहुंचने पर कार की लगभग सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। हालांकि वास्तविकता में कुछ ऊर्जा घर्षण और वायु प्रतिरोध के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होती है।